जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हाई यील्डिंग और इफेक्टिव सीरीज लेकर, जहां पर हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं एक अलग तरीके से। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कोई मैंने पीपीटी या कुछ वो सब नहीं लाया है। मैंने यहां पर सीधे तरीके से एक पीडीएफ जो है वो लाई है, जहां पर जो भी पॉलिटी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, सभी अलग अलग सेक्शन में जो भी न्यूज़ है दिन भर की, उनको निकाला गया है और वो आपके सामने यहाँ पर मैं लाने वाला हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब पीपीटीज होती है तो पीपीटी एक दिन की हुई और फिर उसके बाद आपको वो टॉपिक, अगर समझ लीजिए आपने 1 जून को कोई टॉपिक पढ़ा है और समझ लीजिए कि आपने अक्टूबर में फिर से वो टॉपिक के रिलेवेंट कोई न्यूज़ जो है वो सुनी है, तो वो टॉपिक ढूंढने में आपकी जान निकल जाएगी कि यार 1 जून को था, 2 जून को था, 10 जून को था, 20 जून को था, कब था वो टॉपिक और कब हमने अच्छे तरीके से कवर किया था उसको। लेकिन ये जो पीडीएफ रहेगी, ये पीडीएफ के थ्रू फटाक से आपने सर्च कर लिया और आपको पता चल गया, क्योंकि ये हर दिन अपडेट होती रहेगी। आज जो आपको पीडीएफ नजर आ रही है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, 1 जून की है। 2 जून को ये प्लस जो 2 जून को रहेगी वो पीडीएफ जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि एक ही पीडीएफ में जो न्यूज़ है वो हर दिन आते रहेंगे, जिससे कि आपको सर्च करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पर? ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया करूंगा, जिससे कि आपको ढूंढने में भी आसानी होगी, वीकली जो न्यूज़ है उनको रिवाइज करने में भी आसानी होगी, मंथली जो न्यूज़ है उनको भी रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। मतलब एक तीर से हजार निशाने यहाँ पर लगेंगे और इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स हुई है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के थ्रू हमें पता चला है कि भाई करंट अफेयर को अप्रोच किस तरीके से करना है। नॉर्मल जो है वो ऐसा नहीं होगा कि समझ लीजिए कोई बॉडी है, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई, उसने इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं। अब वैसा नहीं है। अब थोड़ा और गहराई में जाकर और थोड़ा डीप में जाकर और ज़बरदस्त तरीके से हमको यहाँ पर उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम प्रीलिम्स में दोनों ओरिएंटेड यहाँ पर जो न्यूज़ आर्टिकल्स है उनको समझेंगे, उनको देखेंगे, उनको परखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। अब देखिए 1 जून है, काफ़ी सारे जो न्यूज़ है वो उनका रिलेवेंस हमें पास्ट में भी देखने को मिलता है ना? इसीलिए यहाँ पर जो पहला ये लेक्चर है थोड़ा यहाँ पर डीप बड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आपने ये देख लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो केस है पूरी तरीके से दिल्ली और जो सेंटर के बीच में चल रहा है, ये आपने एक बार केस अच्छी तरीके से समझ लिया, पूरी तरीके से समझ लिया, उसके बाद अब दोबारा अगर इस पे कोई बॉल टू बॉल कमेंट्री आती है वो आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो तैयार है। अब समझ लीजिए कि जो निर्णय है कोर्ट का, अगर ये कोर्ट में जाते हैं, निर्णय कोर्ट का 1 महीने के बाद आता है, 2 महीने के बाद आता है, फिर भी वो निर्णय जो है सिर्फ उसको समझ लेना है, वो एक सेंटेंस को ऐड कर देना है इसमें हमारे पीडीएफ में। बाकी तो आपके पास पूरा मैटर जो है वो तैयार है और आपको पता भी रहेगा, क्योंकि आप सर्च करोगे, फाइंड में जाओगे, सर्च करोगे और आपको मिल जाएगा, हाँ भाई कब हमने टॉपिक जो है वो देखा था। तो ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एनालिसिस। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा इस इनिशिएटिव को, जिससे कि और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। इसी तरीके से वीडियोस जो है वो लाते रहेंगे कंसिस्टेंटली। जी हाँ, डिस्क्लेमर, कंसिस्टेंटली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं जो फ्रंट पेज है उस पर कौन कौन सी न्यूज़ देखने को मिली है पॉलिटी से रिलेटेड। ये पॉलिटी वाला सेक्शन हम देख रहे हैं, मतलब जीएस पेपर 2 आप समझ लीजिए, उस रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन सी न्यूज़ देखने को मिली है। तो पहले पूरे पेपर में हमें पॉलिटी के हिसाब से, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हिसाब से कौन सी मिली है वो न्यूज़ हम देख लेंगे, जिससे क्या होगा, एक लिंक लगी रहेगी। क्या होता है ना कि हम जब अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, समझ लीजिए अभी पॉलिटी का पढ़ा, देन उसके बाद इकोनॉमी का पढ़ लिया, वो ऐसे ही कि आज आपने पॉलिटी की पढ़ाई की, कल आपने इकोनॉमी की पढ़ाई की, लिंक नहीं लगेगी। एक साथ अगर हम पूरे पॉलिटी गवर्नेंस देखेंगे, लिंक लगती रहेगी एक दूसरे के साथ, याद रहेगा एक दूसरे के साथ। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हुआ क्या है, सेंटर ने ऑर्डिनेंस पास किया है। सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने ऑर्डिनेंस पास किया है टू नलीफाई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन फेवरिंग दिल्ली गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में उसने निर्णय दिया था। ठीक है, तो अब ये पूरा मसला क्या है, आइए अच्छे तरीके से शांति से जानते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेकर आया। ऑर्डिनेंस आप सभी को पता है होता क्या है ना, स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। ऑर्डिनेंस मतलब क्या है, क्या होता है कि हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव है, हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। हर हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है ना, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? नहीं है यार, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हमें यूएसए में देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। जी हाँ, क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस बोला जाता है। क्यों?
क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करना जो लॉ बना हुआ है। जुडिशरी का काम क्या है? ये जो लॉ बनाया है ये सही संवैधानिक है या नहीं वो देखना। लेकिन कभी कभार हमारे जो जुडिशरी है वो भी कभी जुडिशियल ओवररीच कर देती है और कानून बना देती है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो भी कभी कभार ऑर्डिनेंस पास करके कानून बना देते हैं। तो मतलब क्या है कि जिसका इंप्लीमेंट करने का काम है वो कानून बना रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे के टेरिटरी में इनका घुसने का है। तो इसलिए बोला जाता है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रेदर देन सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस क्या होती है कि जो लेजिस्लेचर है जो कानून बना रहा है वो कब बना सकता है? जब दोनों ही हाउसेस सेशन में हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सेशन में हो। तो यहाँ पर पहले लोकसभा में या राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस होगा, देन दूसरे हाउस में जाएगा, पास होने के बाद देन राष्ट्रपति के पास जाएगा, देन एसेंट मिलेगी, देन वो लॉ में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सोचिए कुछ अर्जेंसी आ गई और अर्जेंसी आने की वजह से लोकसभा राज्यसभा कोई एक सेशन या फिर दोनों ही सेशन में नहीं है, तो क्या होगा? इसी वजह से जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं ऐसे सिनारियो में जब पार्लियामेंट लॉ नहीं बना पा रही है। तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर क्या बनाते हैं? वो यहाँ पर ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट रहता है, सेम पावर रहता है एज दैट ऑफ लॉ ऑफ पार्लियामेंट। और उसी टॉपिक्स पर जो प्रेसिडेंट है वो कानून बना सकती है जिस पर पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है। अब पार्लियामेंट जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को खारिज नहीं कर सकती है तो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशन को खारिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और उसी के साथ साथ ऑर्डिनेंस एक बार बना दिया तो क्या वो परमानेंट रहेगा? जी नहीं। पार्लियामेंट है अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक लॉज, इसीलिए ऑर्डिनेंस अगर लेकर आ गए तो जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी पार्लियामेंट की तब ये बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और 6 वीक्स के अंदर अंदर उसको पास करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है ऑर्डिनेंस की? दो सेशन के बीच में कितना गैप होता है? 6 महीने का, ज्यादा हो सकता है ना? तो 6 मंथ्स एंड 6 वीक जो मिलते हैं, एक बार सेशन में आ गया पार्लियामेंट तो 6 वीक जो मिलते हैं, तो यहाँ पर 6 वीक, 6 मंथ्स एंड 6 वीक इतनी लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की। क्लियर है? समझ में आ गया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। तो ऑर्डिनेंस यहाँ पर लाया गया है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली हु विल हैव फाइनल से। मैटर क्या है सुनो अभी दिल्ली का, कि फाइनल से रहेगा पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेट सर्विंग दिल्ली गवर्नमेंट। अभी आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। ठीक है। तो अब आपकी जो पोस्टिंग रहेगी, आपकी जो ट्रांसफर रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी? अभी समझ लीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर जो है उसके साथ बहुत अच्छा अपना बनाकर रख रहे हो। ठीक है। आप महाराष्ट्र में आपकी ट्रांसफर हो, महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग हो गई। आप बोल रहे हो कि यार मेरे को ना महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उनके साथ बहुत अच्छी बनाकर रखनी। क्यों? क्योंकि यार ट्रांसफर पोस्टिंग वो सब वो देखेंगे ना, अल्टीमेटली वो देखेंगे। उसी तरीके से जब आप दिल्ली में जाओगे तो किसके साथ आपको बनाकर रखनी पड़ेगी? वहाँ भी चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ। यही यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यही यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाया गया है कि नहीं भाई, हाँ, तुम अपना जो व्यवहार है वो चीफ मिनिस्टर के साथ मत करो, तुम अपना व्यवहार लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ रखो। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सेंटर के प्रेसिडेंट, उनके बिहाफ में वो रहते हैं। क्योंकि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, वो क्या है? केंद्र के अंडर में आता है, प्रेसिडेंट के अंडर में आता है ना? तो मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है कि फाइनल से जो रहेगा पोस्टिंग और ट्रांसफर ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेट जो दिल्ली गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं उस किसका रहेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का रहेगा। और दिल्ली गवर्नमेंट का बोलना है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर का रहना चाहिए। मतलब बेसिकली जो लेजिस्लेचर है उनका रहना चाहिए कि भाई चीफ मिनिस्टर रखे क्यों है, फिर क्यों रखे हैं? उनको यहाँ पर सही तरीके से काम करना है, उनको एग्जीक्यूशन जो है वो सही तरीके से देखना है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऑर्डिनेंस यहाँ पर क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है उसी को यहाँ पर क्या कर रहा है? अमेंड कर रहा है, उसी को अमेंड कर रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को देखने दो, है ना? चीफ मिनिस्टर देखेंगे। लेकिन नहीं, सेंटर ने बोला भाई हम यहाँ पर यही ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और इसी को अमेंड कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उनका फाइनल से रहेगा, उनका आखिरी मत रहेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट had given the Delhi government the power to make laws and wild control over bureaucrat disputed to the Delhi मतलब deputed to Delhi government, है ना? जो दिल्ली गवर्नमेंट में है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उनका फाइनल से दिल्ली गवर्नमेंट को रहेगा, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने बोला था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसके तहत फाइनल से किसका रहेगा? फाइनल से रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का। अब थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम देखें इस केस का, तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की वो सुन रही थी। ठीक है। अब ये हम फास्ट में देख सकते हैं कि हमने मेन मुद्दा समझ लिया, मेन मुद्दा आपको समझ में आ गया क्या है।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हियर कर रहा था डिस्प्यूट बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्प्यूट क्या था? कंट्रोल ओवर द ट्रांसफर एंड ओवरऑल जो फंक्शनिंग है ब्यूरोक्रेट्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। अब यहाँ पर जो मई 2023 है उसमें फाइनल जो 5 जजेस बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैपिटल टेरिटरी एक्सेप्ट रिगार्ड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये तो है ही नहीं ना, दिल्ली जो गवर्नमेंट है उनको इस पर कार्यवाही या कानून बनाने की तो है ही नहीं। वो सभी सब्जेक्ट्स पर कानून, हमारे यहाँ पर क्या है 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में क्या है 3 सब्जेक्ट्स है, 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट है, उसमें वो सब्जेक्ट्स है एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो लॉज बना सकती है। देन स्टेट लिस्ट है जिस पर एक्सक्लूसिवली राज्य सरकारें कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है क्योंकि वहाँ पर लेजिस्लेचर है कि वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर कानून बना सकती है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इन तीनों पर वो नहीं बना सकती है। अपेक्स कोर्ट ने भी रूल किया है कि डिसीजन जो है ऑन विच आईएएस ऑफिसर गेट पोस्टेड नेशनल कैपिटल है विल कंटिन्यू टू बी सेंटर्स प्रोरोगेटिव, ठीक है, प्रोरोगेटिव उनका ही रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो बोला था कि भाई अभी ट्रांसफर ये सब जो होता है वो आप इनके हाथ में दो चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर डिस्प्यूट कहाँ राइज होता है? आर्टिकल 239 AA जो है ये इंसर्ट किया गया था 69th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 239 AA, ठीक है, कुछ राज्य जो स्टेट पीएससीज होती है उसमें आर्टिकल्स पूछ लेते हैं। एक बार एमपीएससी में आर्टिकल पूछ लिया था कि दिल्ली जो है वो कौन से इससे आया था, तो 239 AA 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 69, ठीक है, 69 एंड 239, 69 सेंटर एंड स्टेट, 69 एंड 239, ठीक है, AA बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, मतलब ये ध्यान में रखो कि यहाँ से जो केजरीवाल साहब है उन्होंने बोले ए और वहाँ से मोदी जी ने बोले ए, तो ये 2 ए है। रिकमेंडेशन ऑफ बाल कृष्ण कमेटी, बाल कृष्ण कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशन पर यहाँ पर स्पेशल स्टेटस जो है दिल्ली को दिया गया, और एडमिनिस्ट्रेटर है लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, ये यहाँ पर रहेगा ऐसा बोला। मतलब क्या है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ पर कितने हैं टोटल? 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नेंस जो है एनसीटी हैज ऑफन बीन सब्जेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भरा रहा ही है, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इशू जो है ऑफ कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो 2015 में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन दिया था और कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के वो यहाँ पर कंट्रोल करेंगे सर्विसेज पर, उनका कंट्रोल रहेगा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने यही चीज़ को चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मतलब जो केंद्र सरकार है उनके फेवर में ये दिया था, नोटिफिकेशन का अपील किया था। देन यहाँ पर लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को यहाँ पर चैलेंज किया, ठीक है, 2018 में जजमेंट आया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट है उनके फेवर में यहाँ पर डिसीजन हमें देखने को मिला है ऑन द स्पेसिफिक इशू ऑफ सर्विस। यहाँ पर जो लार्जर क्वेश्चन है वो था कि भाई यहाँ पर जो सर्विस है वो किस तरीके की रहेगी। तो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पर आई जहाँ पर 5 जजेस थे, ठीक है, तो उन्होंने अपना वर्डिक्ट जो है वो सुनाया। वही पूरा किस्सा जो है वो यहाँ पर घिसा पिटा बताया जा रहा है। देन ऑर्डिनेंस यहाँ पर लाया गया। ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या क्या हुआ, तो क्रिएशन ऑफ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यहाँ पर बनाई गई। समझ रहे हो आप, मतलब अथॉरिटी यहाँ पर बना दी गई, क्रिएशन ऑफ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल कैपिटल में सिविल सर्विस अथॉरिटी रहेगी। तो इसमें फर्स्ट टाइम नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी आएगी। ये हेड की जाएगी बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आप बोलोगे ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है सर? मतलब आप एक जगह बोल रहे हो कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में रखो, और केंद्र सरकार बोल रही है आपके हाथ में हम नहीं रखेंगे, हमारे हाथ में रखेंगे। मोदी जी बोल रहे हैं हम हमारे हाथ में रखेंगे, लेकिन जो कमिटी है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, उसको हेड ही अगर चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं तो फिर तो उन्हीं के हाथ में आ गया। लेकिन रुको जरा, सबर करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे, हेड करेंगे विद चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी कौन? सेंटर के। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी कौन? सेंटर के। आप बोलोगे ठीक है ना, ठीक है, लेकिन जो हेड है वो कौन कर रहा है? हेड तो चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं ना। हेड कौन कर रहा है? हेड तो चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो डिसीजन है वो यहाँ पर लिया जाएगा मेजोरिटी के साथ। वो यहाँ पर लिया जाएगा मेजोरिटी के साथ। मतलब अगर मेजोरिटी जो है ये दोनों बोल रहे हैं कि होना चाहिए, ये बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो ये जीत जाएंगे, ये रह जाएंगे। ऐसा ही हमें देखने को मिला था कब
1773 जो है उसका एक्ट आया 1773 का, याद कीजिए हिस्ट्री में। गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल उसकी उसको जो मतलब उसके इसमें लोगों को दिया गया, और फिर उसकी जो मतलब वीटो उसके पास था नहीं, और ओवर राइडिंग पावर जो है वो दी नहीं थी। इसकी वजह से काफी बार डेडलॉक जो है वो हो जाया करता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब बेसिकली ये जो है फंक्शन क्या क्या करेंगे, तो रिकमेंडेशन देंगे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस, अदर इंसिडेंटल मैटर जो भी होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर एलजी को देंगे, ठीक है, एलजी को देंगे, मतलब वो फाइनल अथॉरिटी रहेगी। समझ रहे हो आप? यहाँ पर भी मतलब ये अगर ये नहीं भी भरा है, चीफ सेक्रेटरी अगर अगेंस्ट में चले भी गए, लेकिन एलजी जो है ये तो सेंटर के हाथ में रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, मेजोरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तीन तो लोग हैं यार प्रेजेंट एंड वोटिंग मींस यार डिसीजन जो है चीफ मिनिस्टर वो ओवररूल किया जा सकता है बाकी दो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। समझ रहे हो आप? तो रोल ऑफ एलजी क्या रहेगा यहाँ पर, रोल ऑफ एलजी जो है फाइनल रहेगा, ये जो बोलेंगे वही फाइनल होगा, ठीक है, डिस्प्यूट अगर होता है तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिफर होते हैं वो रिकमेंडेशन से, तो क्या होगा, अगर कोई भी डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एलजी है उनका बोलना फाइनल रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। एलजी को यहाँ पर काफ़ी पावर जो है वो दी गई है इस संदर्भ में, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट आता है, एज पर द ऑर्डर फाइनल डिसीजन विल लाई विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। इनका फाइनल डिसीजन जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया पूरा मसला जो दिल्ली में चल रहा है, पूरा मसला आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर वायलेंस जो हो रहा है मणिपुर में। ये भी 1 जून फ्रंट पेज जो है द हिंदू का, उसमें देखने को मिल रहा है वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस चल रहा है, ठीक है। एक ओवरऑल आपको मैं स्टोरी सुना देता हूँ मणिपुर में जो चल रहा है उसकी। मणिपुर जो है ना, मणिपुर बेसिकली अगर आप देखोगे तो मणिपुर इस तरीके से हमको देखने को मिला। मणिपुर मतलब पता है ना कहाँ क्या है, हमारा भारत जो है उसका एक राज्य है। तो मणिपुर, अगर हम भारत का मणिपुर राज्य की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है मणिपुर की जो ज्योग्राफी है कुछ इस तरीके की है कि सेंटर में हमें प्लेन सरफेस देखने को मिलता है और उसके अगल बगल में पूरा हिली एरिया है, और जो सेंटर पार्ट है वो क्या है, वो है इम्फाल। समझ रहे हो? मतलब कि इस तरीके से हमको अगर टोटल मणिपुर देखने को मिल रहा है, तो ये जो सेंट्रल एरिया है ये है क्या है, ये है इम्फाल। और समझ लो ये जैसे स्टेडियम होता है ना, स्टेडियम कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, ठीक है, बाकी यहाँ पर फिर चेयर्स होती है जो हिल ऊपर 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 की तरफ जाती है, उसी तरीके से इसको भी उसी तरीके का समझ लो कि ये फिर पूरा हिली एरिया है, ये पूरा हिली एरिया है। और ये हिली एरिया है, यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं ट्राइबल्स। यहाँ पर कौन रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं। और ये जो एरिया यहाँ पर रहती है मेटी कम्युनिटी, यहाँ पर कौन रहती है, मेटी कम्युनिटी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये पूरे एरिया में ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं और ये एरिया में मेटी लोग रह रहे हैं। अब इनकी पॉपुलेशन जो है वो समझ लीजिए 50% के आसपास हो गई है टोटल। भाई साहब अगर 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 100 लोग अगर है पूरे मणिपुर में, 50 लोग जो है वो मेटी कम्युनिटी के हैं, और वो 50 लोग जो है वो ये एरिया जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो सिर्फ 10% है पूरे मणिपुर का, सिर्फ 10%, ठीक है। और बाकी के जो 50 लोग हैं, बाकी के जो 50 लोग हैं, ये पूरा 90% एरिया जो है वो यहाँ पर रहते हैं। आप बोलोगे फिर ये जो है ये इधर इधर क्यों नहीं जा रहे हैं, ये इधर इधर जाकर सेटल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है और यहाँ पर वो ज़मीन जो है वो नहीं खरीद सकते, यहाँ पर वो नहीं रह सकते। ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि मैती कम्युनिटी जो है वो ये बोल रही है कि भाई साहब यहाँ से बाहर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, इंसर्जेंसी हो रही है बाहर बाहर से, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर, और वो हमारे एरियाज में आके सेटल हो रहे हैं, और हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन जो है इतना कम 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 इतना बढ़ रहा है, हमारा पॉपुलेशन, रिसोर्सेस कम कम होते जा रहे हैं, रहने को जगह नहीं मिल रही है, और इधर इधर मस्त बाकी के 50 लोग इतने बड़ी एरिया में रह रहे हैं। हमको भी यहाँ पर क्या चाहिए, ट्राइबल स्टेटस चाहिए, मतलब एसटी स्टेटस चाहिए, जिससे कि क्या है कि ये भी बाकी जगहों पर जाकर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये भी जाकर बाकी जगहों पर जाकर रह सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो ठीक है, गवर्नमेंट इसमें सहूलत मिलती है, ये सारा रिजर्वेशन ये सब कुछ, ये भी ओबीसी में आते हैं, ऐसा नहीं है कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन इनको यहाँ पर जगह जो है वो नहीं मिल पा रही है ना, यही पूरा मुद्दा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये बोल रहे हैं हमको चाहिए। और जो कोर्ट है उन्होंने बोला कि भाई एटलीस्ट रिकमेंडेशन भेजो तो सही। अब देखिए क्या है, 50% लोग मैती कम्युनिटी के, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी इनका दबदबा है। तो इसलिए यहाँ के जो मिनिस्टर, ये समझ लो जो लोग हैं पॉलिटिशियन, वो तो चाहते ही है कि इनको मिल जाए स्टेटस, मांग पूरी हो। तो लेकिन क्या हुआ, इसकी वजह से जो हिली एरिया कमेटी है, जो हिल एरिया कमेटी है, ये यहाँ पर विद्रोह में आ गई या प्रोटेस्ट में आ गई कि नहीं भाई ट्राइबल स्टेटस अगर इनको मिल गया, समझ लो ना फिर ये इधर ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे ना,
तो इनको ये डर है कि हमारे एरिया में ये लोग ऑक्यूपाई हो जाएंगे, इंक्रोचमेंट इनका बढ़ जाएगा, हमको हकल दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसकी वजह से ये नहीं चाहते कि इनको एसटी स्टेटस मिले। तो क्या हो रहा है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो गई। पूरा मसला बस यही है। अब ये आपको लिखने के लिए, समझने के लिए अच्छे तरीके से चाहिए, इसलिए पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है नॉन ट्राइबल मेथी कम्युनिटी को चाहिए। बस यही पूरा मसला है। मैंने इंस्टाग्राम जो है वहाँ पर भी रील बनाकर ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैटर। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो ना, मयूर मोगरे MM अकेडमी, आपको सर्च करना है MM अकेडमी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पूरा मसला मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एथेनिक कंपोजिशन अगर हम देखते हैं मणिपुर की एथेनिक कंपोजिशन, तो यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम जैसा इम्पाल वैली जो है वो हमको देखने को मिलती है। और नॉन ट्राइबल मेथी जो मोर देन 64% ऑफ पॉपुलेशन, मैंने तो 50% बोला, 64% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उनकी देखने को मिलती है। ठीक है, एंड उसी के 10% जो एरिया है मणिपुर का, सिर्फ वहाँ पर वो बसते हैं। हिल में 90% जो जोग्राफिकल एरिया है, पूरा हिली एरिया जो जोग्राफिकल 90% है, ये पूरा हिली एरिया है ना, वहाँ पर बाकी के जो 35% है वो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के रहते हैं। और उनके MLAs भी कम है, इनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, MLAs भी ज़्यादा है, दबदबा ज़्यादा है गवर्नमेंट में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मेथी का आर्ग्यूमेंट क्या है, मेथी कम्युनिटी का आर्ग्यूमेंट है कि भाई ट्राइबल बिफोर मर्जर ऑफ द स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, मेथीज जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ ट्राइब्स। ठीक है, और उनकी जो कम्युनिटी है प्रिजर्व करना, सेव करना, एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, ये मेथीज की जवाबदारी है। लेकिन ये इसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी यहाँ पर उनको स्टेटस नहीं मिल रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, बाकी जगहों से इंक्रोचमेंट हो रहा है, बाकी जगहों से उनकी जो लैंड है उसका इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जो ट्रेडिशन है उसको हैम्पर किया जा रहा है, सब कुछ हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। तो जो उनकी एंसेस्टर लैंड थी उस पर धीरे धीरे कब्जा जो है बाकी लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। इसलिए क्या चाहिए, इसलिए हमको चाहिए ST स्टेटस, ऐसा इनका यहाँ पर बोलना है। ठीक है, देन यहाँ पर जो डिमांड है इनर लाइन परमिट, ये भी हमको देखने को मिली है ना। फ्री मूवमेंट जो है, कुकी, ये सब कुछ यहाँ पर होने लगे। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, वही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ट्राइबल ग्रुप इसके अगेंस्ट में क्यों है कि मेहती को ST स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनकी चली जाएगी, खो जाएगी, है ना। जो पॉलिटिकल एडवांटेज है उनको, कम से कम उनकी अभी ट्राइबल कम्युनिटी होने की वजह से 20 सीट्स तो आ रही है, बाद में तो उनकी 20 सीट्स भी नहीं आएगी, क्योंकि मैती कम्युनिटी ट्राइबल इसमें आ जाएगी तो पूरे मैती कम्युनिटी के सीट्स भरेंगे। लैंग्वेज जो है मैती के इंक्लूडेड इन दैट शेड्यूल एंड मेनी ऑफ देम एक्सेस बेनिफिट एसोसिएटेड विद SC OBC एंड EWS स्टेटस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिले। तो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी नहीं चाहती कि इनको ये स्टेटस मिले। रिसेंट अनरेस्ट क्यों हुआ है, क्योंकि वही कि ये जो मतलब बेसिकली जो कोर्ट है उनका निर्णय आया कि एटलीस्ट तुम रिकमेंड करो, और उसके विद्रोह में हिल एरिया कमेटी जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया, और इसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, वायलेंट प्रोटेस्ट हमको देखने को मिली है। ठीक है, बस यही चीज़ जो है वो हमको पूरे इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि प्रोसेस क्या है, ST लिस्ट में अगर इंक्लूड करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो ये पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है रिकमेंडेशन देते हैं ट्राइब्स का ST लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। रिकमेंडेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो रिकमेंड करती है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है रिव्यू करती है, और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसको सेंड करती है। ठीक है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। मतलब सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिकमेंडेशन भेजे रजिस्ट्रार को, देन उसके बाद उसने यहाँ पर मतलब बेसिकली क्या हुआ, ट्राइबल स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उनको रिकमेंडेशन भेजे, इन्होंने रजिस्ट्रार को भेजे जो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, एंड देन उसके बाद वो नेशनल कमीशन फॉर ST उनके पास जाता है ना, एंड देन उसके बाद कैबिनेट के पास जाता है फाइनल डिसीजन के लिए। मतलब इतनी स्क्रूटिनिटी यहाँ पर होती है। ठीक है, एक बार अगर फाइनल हो गया तो बिल जो है पार्लियामेंट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अमेंड करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें इंक्लूजन हो जाता है कम्युनिटी का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। लोकसभा राज्यसभा सब तरफ जाता है, फाइनल डिसीजन अंडर आर्टिकल 340 और 342 लिया जाता है। एंड देन वे फॉरवर्ड क्या है, नीड टू इवेल्युएट क्राइटेरिया ऑफ ST स्टेटस मैतीस के लिए, है ना। इसमें लोकुर कमेटी देखने को मिलती है। 5 क्राइटेरियाज दिए गए थे, आइडेंटिफिकेशन, नेमली प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, जोग्राफिकल लोकेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर आप ला सकते हो। तो लोकुर कमेटी आपको आ सकती है। देन उसके बाद भूरिया कमीशन हमको देखने को मिलता है, जो फोकस करता है 5th शेड्यूल, लैंड, फॉरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पर, है ना। हाई लेवल कमेटी, अलग अलग कमिटीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये भी हमको अफ्स्पा देखने को मिलता है। अफ्स्पा बेसिकली इसके थ्रू क्या है कि अगर इनको
किया जाता है। शूट एट साइट का ऑर्डर भी दिया गया था, है ना। तो मतलब बिना इसके सिर्फ एक बार वार्निंग देकर वो गोली चला सकते हैं। तो अब पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इस पर आते हैं, यहाँ पर अहमदनगर जो है उसको रिनेम किया जा रहा है अहिल्याबाई नगर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अहमदनगर बेसिकली महाराष्ट्र में आता है। अब आप बोलोगे सिर्फ महाराष्ट्र में आ रहा है तो महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जी नहीं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से अभी तक चेंज किए गए हैं नाम, और क्या प्रोसीजर होती है नाम चेंज करने की। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का मैप आपके सामने है। महाराष्ट्र में ये अहमदनगर एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। इसी का नाम चेंज करके अहिल्याबाई नगर जो है, अहिल्या नगर, वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो अहिल्याबाई होळकर जो है उनके नाम पे किया जा रहा है। तो अहिल्याबाई होळकर, ये पर्सनैलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब तक काफ़ी निर्णय लिए गए हैं जहाँ पर नाम चेंज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद जो है उसको प्रयागराज कर दिया गया था, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उसको अयोध्या, देन मुगल सराय जो है उसको दीनदयाल उपाध्याय नगर, है ना। उस्मानाबाद जो महाराष्ट्र में है उसको भी धाराशिव कर दिया गया था। औरंगाबाद को भी छत्रपति संभाजी नगर जो है वो कर दिया गया। तो काफ़ी नाम जो है वो हमें चेंज होते हुए देखने को मिले हैं, और ये आपको आ सकते हैं कि भाई ये अलग अलग जो चेंज नाम है वो दे दिए जाएंगे और कौन से स्टेट में है। तो ये भी आ सकता है। फिर इसका पहले का नाम क्या था, ऐसे ही मैच द पेयर में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो प्रोसीजर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है प्रोसीजर क्या है रीनेम करने के लिए। देखिए, जो स्टेट का नाम होता है, स्टेट की बॉर्डर अल्टर करना, स्टेट का सब कुछ चेंज करना, वो हमें आर्टिकल 3 में देखने को मिलता है ना। जहाँ पर स्टेट की बॉर्डर अल्टर करना है, बढ़ाना है, कम करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल लगता है। जो पार्लियामेंट है उसमें बिल इंट्रोड्यूस होता है, एंड देन वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, है ना, सिंपल मेजोरिटी में। और जो लेजिस्लेचर है उसको भी एक बार वो बिल दिखाना पड़ता है। तो ये पूरी प्रोसीजर उसकी होती है। लेकिन यहाँ पर भी वैसा आएगा कि सिटी के नाम चेंज करना है तो इतनी नहीं, जी नहीं। स्टेट लेवल पर अगर आप देखोगे तो पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास दिया हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो नाम चेंज कर सकता है। कैसे, कोई एमएलए जो है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमको नाम चेंज करना है, ठीक है। देन उसके बाद वो नाम जो है प्रपोज किया जाएगा, कोई दूसरा नाम जो है वो सजेस्ट किया जाएगा, रिजोल्यूशन जो है वो डिस्कस किया जाएगा, है ना, हाउस में डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होगी और फाइनल सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पर जो बिल है उसको पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, और इस तरीके से नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन सेंट्रल लेवल पर अगर देखा जाए तो स्टेट जो है वो रिकमेंड करेगा सेंटर को कि भाई हमको ये नाम जो है वो चेंज करना है। देन वो स्क्रूटिनाइज करेगी बाय सेंट्रल होम मिनिस्टर कि भाई एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस क्या है, नाम जो है कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, सेम नाम तो नहीं है, ऐसे वैसे सब देखा जाएगा। एंड देन फाइनली नाम जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, ये किया जाएगा, एक सर्वे किया जाएगा कि नाम जो है वो सही तो नहीं है। रेलवे के इससे रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अगर रेलवे का नाम चेंज कर दो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जाएगा कि सेम नाम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। एंड देन उसके बाद फाइनल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है पास किया जाएगा सिटी का नाम चेंज करने के लिए। तो ये दो यहाँ पर लेवल जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। अब इसमें रैशनल क्या हो सकता है नाम चेंज करने के पीछे, तो मेंस में आ सकता है कि भाई क्या रैशनल है। इंडिया की एक तो रैपिड डेवलपमेंट है ना, काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन हो रहा है, नए प्रोजेक्ट, नए स्ट्रीट, नए स्क्वायर, सब कुछ यहाँ पर नया 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 हो रहा है ना। इंडियन आइडेंटिटी, इंडिया की आइडेंटिटी कि भाई इंडिया की आइडेंटिटी जो है वो पुरानी है, ये नहीं है, मुगलों वाली नहीं है, ये तो हमको यहाँ पर जो एंशंट इंडिया में रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना पड़ेगा, उनको ग्लोरीफाई करना है, तो वो यहाँ पर होता है। जनरसिटी एंड काइंडनेस, जैसे रिने में औरंगजेब रोड टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, है ना, जनरसिटी एंड काइंडनेस कि भाई उनके नाम पर हम देते हैं। कम्युनल प्राइड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कम्युनल कभी एंगल उसमें आ जाता है ना। देन पॉलिटिकल चेंजेस अगर होते हैं तो वो भी नाम यहाँ पर चेंज करते हैं। एडवांटेज क्या है, हमारा कल्चर प्रिजर्व रहता है, जैसे प्रयागराज है ना, कल्चर प्रिजर्व हो गया, है ना, गुरुग्राम। देन उसके बाद यहाँ पर सिविलाइजेशन जो कॉन्शियसनेस है हमको पता चलता है प्रयागराज क्यों लाया बनाया गया नाम, उसके पीछे का मकसद पता चलता है। अहिल्याबाई होळकर कौन थी उनके बारे में पता चलता है अगर लोगों को ना पता हो, है ना। छत्रपति संभाजी नगर तो संभाजी महाराज कौन थे उनके बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मुंबई पहले विक्टोरिया टर्मिनस था मुंबई में एक स्टेशन का नाम, देन उसको बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, उनका क्या योगदान रहा है, वो चीज़ें लोगों को यहाँ पर पता चलती है। पब्लिक स्पेस में जो वैल्यूज़ है वो इनकॉर्पोरेट होते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट, यहाँ पर नेम चेंज होते हैं तो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स यहाँ पर होते हैं। यूएस डाटा इंडिकेट करता है होम ऑन लेक स्ट्रीट एवरेज 16% मोर देन नेशनल मीडियम होम वैल्यू। तो मतलब नाम से भी वहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज होती है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर चैलेंजेस भी काफ़ी सारे होते हैं। चैलेंजेस क्या है, सबसे
बड़ा तो भाई ये है पैसों का, है ना, चेंज करना पड़ेगा, नाम चेंज करना है तो उसके पीछे सारा पेपर वर्क, ये सारी चीज़ें वो सब होता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि भाई अभी मैं औरंगाबाद बोलूँगा तो कहाँ जाना है, मैं इलाहाबाद बोलूँगा कहाँ जाना है, ये कन्फ्यूजन यहाँ पर इंक्रीज होता है, लैंग्वेजेस के लिए प्रॉब्लम होती है ना। देन कल्चरल जीनोसाइड भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये सारे जो है उसके जो ड्रॉबैक्स है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि री एजुकेट प्रेजेंट सोसाइटीज, रेमिडी हिस्टोरिकल गिल्ट ऑफ लीडर कम्युनिटी, यहाँ पर रीनेम करना, रिमूविंग स्टेटस, री एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने नाम तो रख दिया अहिल्याबाई होड़कर के नाम पर, लेकिन अगर उनके बारे में हम जानकारी नहीं देंगे, उनके बारे में अगर बताएंगे नहीं, तो फिर मतलब क्या बनेगा? मतलब सोचिए कि हम ऐसे ऐसे स्ट्रीट्स के नाम दिए हैं जिनका एनसीईआरटी में कोई जिक्र ही नहीं है, और है तो एक एक लाइन का है, तो फिर क्या मतलब बनता है? तो उनके बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। फिलोसॉफी जो है नेमिंग की, विद इंडियाज प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया नीड्स टू रिवैम्प द फिलोसॉफी ऑफ नेमिंग, अवॉइड वेस्टिंग सोशल कैपिटल, कोर्ट्स सेक्रेट टाइम, क्योंकि कोर्ट में जाता है कभी कभार नाम, ये सब ज़बरदस्ती फालतू की चीज़ें हो जाती है ना। पॉलिटिक्स को इसमें बाहर रखना है, ग्रोथ पर प्रायोरिटाइज करना है, ग्लोबल प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हमको इसके बारे में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अहिल्याबाई होड़कर जो है वो कौन थी, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनका चोंदी विलेज जो है अहमदनगर में, वहाँ पर बेसिकली उनका जन्म हुआ था। अहिल्याबाई होड़कर ने मालवा, कंट्रोल ऑफ मालवा आफ्टर हस्बैंड्स डेथ इन द बैटल ऑफ कुंबेर अगेंस्ट किंग ऑफ भरतपुर 1754। तो ये मालवा जो है उसका कंट्रोल यहाँ पर उन्होंने ले लिया था। ठीक है, तो ये भी बैटल कौन कौन से उनके रिलेटेड है, बैटल ऑफ कुंबेर अगेंस्ट किंग भरतपुर, ड्यूरिंग हर रेन मालवा वॉज नेवर वंस अटैक। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड इट एड्स दैट अंडर होलकर सिटी ऑफ महेश्वर, ये लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो बन गई थी। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में भी काफ़ी हेल्प की। ठीक है, माहेश्वरी साड़ी जो है ये हमको देखने को मिलती है। हिंदू टेम्पल का रिस्टोरेशन भी उन्होंने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वाराणसी रीबिल्ड किया, मुगल किंग औरंगजेब। सोमनाथ टेम्पल जो है बिल्ड किया बाय होलकर 1783, है ना। बद्रीनाथ, द्वारका, ओमकारेश्वर, गया एंड रामेश्वरम, होलकर ऑल्सो सपोर्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्टिंग लॉजेस फॉर ट्रेवलर्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर की, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और बाद में उससे रिलेटेड एक मलिक अहमद निज़ाम शाह भी है। मलिक अलम निज़ाम शाह, ये जो बहामनी सल्तनत प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना था, उसने आर्मी जो है बहामनी किंगडम की डिफीट की थी नियर अहमदनगर। तो अहमदनगर से रिलेटेड अब जो भी यहाँ पर राजा या फिर जो भी यहाँ पर रहे हैं मुगल्स वगैरह, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स कौन कौन सी है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए, कौन सा किंगडम था, कौन से सल्तनत थी, ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, जिससे कि आपका क्या है, क्वेश्चन अगर आता है तो आपका गलत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। प्रोटेस्ट जो यहाँ पर चल रही है उस पर बात करते हैं। प्रोटेस्ट जो चल रही है, प्रोटेस्ट आप सभी को पता है कि जो बेसिकली रेसलर्स हैं उनकी प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रही है। प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और वो इल्ज़ाम का निवारण ना होने की वजह से, अरेस्ट ना होने की वजह से जो प्रोटेस्ट है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो आइए पूरा मसला यहाँ पर जानते हैं। तो इंडिया के टॉप रेसलर जो है वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं जंतर मंतर के पास, जो डिमांड कर रहे हैं एक्शन अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ ब्रिजभूषण सिंह। ये बीजेपी के हैं, और इनके अगेंस्ट में जो एक्शन है उसकी यहाँ पर मांग जो है वो की जा रही है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जानते हैं कि बेसिकली पूरा मामला जो है वो क्या है। अब देखिए, यहाँ पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके चीफ है वो, तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग के लिए, जो भी रेसलिंग होती है। 1958 में फाउंड की गई थी, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। रेसलिंग प्लेयर्स को ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रमोट करती है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है रेसलर्स का वो कैसे होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। उसमें ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्रिकेट का भी होता है कि बहुत बड़ा प्लेयर है तो हाईएस्ट वाला उसको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलेगा। तो ग्रेड ए में क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 30 लाख रुपीज़ दिया जाता है। ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 20 लाख रुपीज़ दिया जाता है। ग्रेड सी कैटेगरी में 10 लाख रुपीज़ दिया जाता है। ग्रेड डी कैटेगरी 5 लाख रुपीज़ दिया जाता है। ठीक है, हर एक साल में कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू होता है। तो समझ लीजिए कोई बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, उसको ए में डाला गया है, लेकिन एक साल में उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है तो उसको डी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं,
तो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें भी थोड़ी खिलवाड़ हो सकती है। वही प्रॉब्लम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि वेटरन इंडियन रेसलर जो है विनेश फोगाट, उसने एलिट किया है कि WFI प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण जो है वो यहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में शामिल है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो जो रेसलर्स है उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है महिलाओं का। उसी के साथ साथ जो मिसमैनेजमेंट है पैसों से रिलेटेड वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसी का इतना ध्यान नहीं है, सबका क्रिकेट में ध्यान है, रेसलिंग के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। पैसे जो आ रहे हैं बटोर दे जाओ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमको देखने को, तो उनका डिमांड है कि इसको अरेस्ट किया जाए, है ना, रिमूव कर दिया जाए। ब्रिजभूषण सिंह जो उनका ये बोलना है कि अगर यहाँ पर ये साबित होता है तो सीधा हाँ अग्निस्तान, कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बोला जा रहा है। तो जो रेसलर्स है उनका इस तरीके का ये मांग है। तो मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जरूर लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 मेंबर कमेटी बिठाई गई है जो बॉक्सिंग लेजेंड MC मैरी कॉम जो है उनके द्वारा हेड की जा रही है। उनके द्वारा भी कुछ फाइंडिंग्स आई है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता फाइंडिंग या सबूत जो है वो नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से अभी तक जो फाइनल निर्णय है वो नहीं लिया गया है, ठीक है। जो रिपोर्ट है स्टिल एग्जामिन जो है वो की जा रही है, लेकिन ये पता चल रहा है कुछ तो घपला जो है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो यहाँ पर नहीं दिखी गई, उसका अब्सेंस देखा गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब क्या हो रहा है ना, इनको पॉस्को एक्ट के अंडर में भी लो ऐसा भी कहा जा रहा है ब्रिजभूषण सिंह को, क्योंकि एक जो है वो कंप्लेंट वो माइनर है, ठीक है। तो इसलिए जो पॉक्सको एक्ट है ये भी इम्पाउंड हो जाता है। और अभी एक बंदा काफ़ी है, वो जो सीरीज़ आई है उसकी वजह से ये एक्ट और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। तो एक्ट इफेक्ट में आया 2012 में। ये एक्ट एनेक्ट किया गया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, इन सब से बचाने के लिए, है ना। ये लाया गया, स्पेशल कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, जो पनिशमेंट है उसको एनहांस किया गया है, इसमें डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर जो 2012-2019 में जो चेंज किया गया था, काफ़ी चेंजेस जो है वो देखने को मिले। आप चेंजेस यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें अब डेथ पेनल्टी जो है वो भी मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो जो एक्ट है उसके फीचर्स क्या है, जेंडर न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की उसमें फ़र्क, जेंडर है, बच्चा बच्चा है, ठीक है। देन उसके बाद मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, ये मैंडेट किया गया है। नंबर ऑफ वोकेशनल, आपने अगर एक बंदा काफ़ी है नहीं देखी है तो देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा इस एक्ट के बारे में समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी आर्ग्यूमेंट वहाँ पर लिए गए इस एक्ट के लेकर। देन उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज एंड ट्रेनिंग करिकुलम जो अवेलेबल यहाँ पर देखने को मिलता है फॉर द पुलिस ऑफिशियल्स। पब्लिक जो यहाँ पर ट्रैफिक चिल्ड्रन को ट्रैफिक करते हैं सेक्सुअल पर्पस के लिए, उनको पनिशेबल है। एज अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पर दिए गए हैं। एंड जीरो टॉलरेंस जो है वो यहाँ पर बरताया जाता है। जनरल प्रिंसिपल अगर आप देखोगे तो उनको डिग्निटी की तरह ट्रीट करना है, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू प्रिवेसी। ये सारी चीज़ें जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब चाइल्ड शुड बी इन्फॉर्म लीगल प्रोसीजर जो कैरी आउट होना है। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका सेक्शन 23 टू प्रोटेक्ट राइट टू प्रिवेसी ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर पॉस्को एक्ट हैज़ बीन कमिटेड। तो ये भी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ज़रूर है भाई, बच्चे जो है उनको यहाँ पर सहूलत मिल रही है ना। सेपरेट लेजिस्लेशन जस्टिस मैकेनिज्म। शॉर्टकमिंग क्या है कि लास्ट सीन थियरी कैन लीड टू रॉन्गफुल कन्विक्शन। मतलब कभी कई बार ऐसा हुआ है कि रॉन्गफुल कन्विक्शन भी हमको देखने को मिल रहा है सेवरल केसेस में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, मतलब ये गलत हो जाता है अगर ऐसे कुछ एविडेंसेस जो है, क्योंकि क्या होता है ना, पॉस्को एक्ट ऐसा है कि भाई अब वहाँ पर आपके खिलाफ हो गया है तो अब आपको ये साबित करना है। जैसे क्या है हमारे इसमें ऐसा है कि इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। मतलब अगर कोई केस आप पर चल रहा है तो जब तक आपको गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते तब तक आप इनोसेंट हो। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप इनोसेंट नहीं हो, आप गिल्टी हो जब तक आप प्रूव नहीं करते कि आप इनोसेंट हो। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अनप्रिपेयर्ड इन्वेस्टिगेशन मशीनरी है और प्रेशर इतना आ जाता है। अभी जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में और एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है ना। मतलब सीधा छुरा खोपस के सिर पे मारना, वो भी 16 साल की बच्ची थी। तो इस तरीके से जो यहाँ पर होता है तो इन्वेस्टिगेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं होती। अब वहाँ पर तो ठीक है बच्चा सीधा मिल गया हो जिसने मारा है, ठीक है, वो लड़का। लेकिन अगर कहीं पर नहीं हुआ तो पुलिस कभी कई बार ऐसे करती है कि यार वो पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इतना हीनियस क्राइम हो गया है, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, तो कोई गुंडे को ऐसी, जिसने नहीं किया है वो भी गुंडे को पकड़ लेगी और फिर बोलेगी कि भाई यही है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिलता है। फॉल्स कंप्लेंट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे जो है उनको पनिश नहीं किया जाता अगर फॉल्स भी हो तो, है ना। पेंडिंग केसेस कई सारे हैं, तो ये कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है। सेंसिटाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये कुछ इसके
नीड ऑफ आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर रिसेंट कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आई है जिसमें मेन ये हमको देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर अगर कोर्ट हेड है अनजिपिंग द पैंट्स, ठीक है, एंड होल्डिंग हैंड्स ऑफ माइनर चाइल्ड डज नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्विट किया है मर्डर कन्विक्ट ऑफ रेप चार्जेस। ये आप बोलोगे ये क्या बात हो गई यार, मर्डर रेप चार्जेस से कैसे उसको बर्खास्त कर दिया। हुआ ऐसा है कि वो जो व्यक्ति है उसने पहले मर्डर किया और मर्डर करने के बाद रेप किया, समझ रहे हो आप, पहले मर्डर किया फिर रेप किया। और ये प्रवृत्ति को हम बोलते हैं नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया मतलब ये जो व्यक्ति होता है नेक्रोफिलिया वाला, इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स डेड बॉडी के साथ अच्छा लगता है। तो ये चीज़ हमको देखने हो, तो ये कभी कभार आ सकता है कि ये चीज़ न्यूज़ में है, ये क्या है, ठीक है। इंडिया में नेक्रोफिलिया के ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, मतलब अगर कोई डेड बॉडी के साथ सेक्स कर रहा है तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं बना हुआ है कि उसको रेप चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे, ठीक है। तो कोर्ट ने एग्जामिन किया क्वेश्चन कि भाई नेक्रोफिलिया कमिट जो हुआ है डेड बॉडी पर, तो वो पेनल्टी लेता है क्या। नहीं, यहाँ पर आप देखोगे तो हाँ, उसका मर्डर जो उसने किया उसका तो लगेगा, पर रेप चार्जेस जो है वो यहाँ पर नहीं लगते हैं, क्योंकि जो डेड बॉडी है उसको ह्यूमन पर्सन कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट ने बोला भी है कि भाई इस पर कानून जो है तुम बनाओ, ठीक है। कानून जो है वो अवेलेबल नहीं है, काफ़ी कंट्रीज़ ने इस पर कानून जो है वो बनाया हुआ है। इसमें हमें यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड देखने को मिलता है। तो इंडिया में अभी तक कानून जो है वो नहीं बना हुआ है, कानून बनाओ ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है OTT प्लेटफॉर्म को एंटी टोबैको वार्निंग जो है वो यहाँ पर बतानी पड़ेगी, ऐसा कहा गया है। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री यहाँ पर बनता है जहाँ पर मैंडेटरी किया गया OTT प्लेटफॉर्म की आपको टोबैको वार्निंग जो है वो देनी पड़ेगी, एंटी टोबैको। तो यहाँ पर सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2004 जो है उसके तहत अमेंडमेंट लाए गए। तो ये एक्ट क्या कहता है, एक्ट बहुत सारी चीज़ें कहता है। एक्ट यहाँ पर प्रोहिबिट करता है स्मोकिंग आउट ऑफ पब्लिक प्लेसेस एक्सेप्ट स्पेशल जो जोन बनाए गए हैं वहाँ पर। एडवर्टीजमेंट जो है टोबैको प्रोडक्ट पर उसमें सिगरेट प्रोहिबिटेड ऐसा सब कुछ होना चाहिए, है ना। 18 एज के नीचे हैं तो उनको सिगरेट नहीं देना है। इसी वजह से अभी महाराष्ट्र ने भी खुले जो सिगरेट है वो देने से बैन लगा दिया। खुली सिगरेट क्यों नहीं, मतलब एक दो जो मिलती है पूरा पैकेट ही खरीदो, एक दो क्यों नहीं, क्योंकि अगर खुली सिगरेट मिली तो उसको जो वार्निंग है वो नहीं दिखेगी, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, पैकेट पे पैकेट खरीदे जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती है। टोबैको प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड सप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटर पैकेट शायद अप्रोप्रिएट पिक्चरल वार्निंग, ये सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे, हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। अवेयरनेस रेज हो अबाउट हार्मफुल हेल्थ इम्पैक्ट, है ना। थीम जो है वो है यहाँ पर प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। टोबैको प्रोडक्शन कंजम्पशन इन इंडिया, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का, 800 मिलियन केजी एनुअली यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। 6 मिलियन फार्मर्स, 20 मिलियन ऑफ फार्म लेबर्स वर्क इन टोबैको एंड फार्मिंग। ये सब काम मतलब एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी सारी है, डेथ भी उतनी ही ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। कभी कभार आंकड़े पूछ लेते हैं, अभी देखे ना आपने यूपीएससी में आंकड़े आते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, हेल्थ इम्पैक्ट होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है ना। ट्रीज जो है वो चॉप किए जाते हैं सिगरेट्स के लिए, है ना। पानी बहुत ज़्यादा लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्सिक्वेंसेज सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, फाइनेंशियल बर्डन होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। ग्लोबल रिडक्शन एफर्ट्स भी काफ़ी सारे लिए गए हैं, ठीक है। तो ग्लोबल रिडक्शन एफर्ट्स लिए गए हैं, WHO फ्रेमवर्क है, तो बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए गए हैं, लेकिन सारे काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब डेथ जो है वो इंक्रीज होती ही जा रही है, कम्युनिकेबल डिसीजेज बोलिए, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। इंडिया ने भी काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं, सिगरेट एक्ट लाया है टोबैको कंट्रोल करने के लिए, डेली जो प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग, मतलब इसमें बेसिकली क्या है, टैक्स वैक्स बढ़ा देते हैं, इसकी महंगाई कर देते हैं, लेकिन जितनी महंगी होती है उतनी ज़्यादा और बिकी जाती है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पर लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, जिससे कि ग्रेटर अवेयरनेस जो है वो लाया जा सके, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो है टोबैको कंट्रोल लॉज का वो लाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर जो सिन स्टॉक है, सिन टैक्स है, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंडिया का न्यू पार्लियामेंट हाउस, ये एक बोनस है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था और वो कवर नहीं कर पाया, और आगे जो भी इस पर न्यूज़ आएगी तो एक बेसिक आपका, इसलिए जो पहला लेक्चर है थोड़ा बड़ा रहेगा, लंबा रहेगा, क्योंकि इसमें सारे बेसिक्स में आपके स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। बाद में अगर न्यू पार्लियामेंट में आता है तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही हमको लेनी पड़ेगी, बाकी आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो इंडिया का न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वो लाई गई है अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो नीड क्या थी, ज़रूरत क्या थी। एक तो जो अभी की पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें नैरो सिटिंग स्पेस था, है ना, सिर्फ 545 अभी देखने को मिल रहे थे, अकोमोडेट कर सकते थे कम, लेकिन अब यहाँ पर हमको बढ़ाना था। और
है ना। देन उसके बाद डिस्ट्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना खास नहीं था, सीसीटीवी बोलिए, वाटर का बोलिए, इतना खास नहीं था, है ना। कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो भी इतनी खास नहीं थी अभी के टाइम पर अगर हम देखते हैं। सेफ्टी फीचर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, वर्क स्पेस जो है एम्प्लॉयज़ के लिए वो इतना खास नहीं था, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रायंगुलर शेप जो है अभी का जो बिल्डिंग है उसका ट्रायंगुलर शेप जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। ट्रायंगुलर इन शेप है मोस्टली बिकॉज ऑफ प्लॉट लैंड एंड बिल्ड ट्रायंगल इसमें बनाया गया है। एंड सेक्रेड जियोमेट्री जो है वेरियस रिलीजन की ली गई है, और यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक यहाँ पर ली गई, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 30% तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सारी चीज़ें की जाएगी। अर्थक्वेक से सेफ है क्योंकि दिल्ली काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक वहाँ पर आते हैं, तो अर्थक्वेक सेफ बनाया गया है। लोकसभा चेंबर जो है, लोकसभा चेंबर उसका पीकॉक थीम जो है वो रखा गया है, हमारे जो नेशनल बर्ड का फीदर्स है उसके थ्रू ये लाया गया है। और यहाँ पर एक्सपांडिंग सीट अभी आप देखोगे 888 सीट जो है वो यहाँ पर फिलअप हो सकती है, और एक्सपांड किया जा सकता है 1272 तक के, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो राज्यसभा जो है उसको लोटस इसमें डेकोरेट किया गया है, लोटस थीम में। एंड लोकसभा राज्यसभा 2 MP विल बी एबल टू सिट ऑन वन बेंच, है ना। एंड ईच MP विल हैव टच स्क्रीन ऑन द डेस्क, तो टच स्क्रीन भी यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर राज्यसभा के इसमें 384 मेंबर्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं, जो अभी 250 के आसपास देखने को मिलते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जर्नी जो है इंडिया की डेमोक्रेसी की कैसी रही है वो यहाँ पर दर्शाई जाएगी। मटेरियल भी ज़बरदस्त तरीके की यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, है ना, अलग अलग जगहों से लाए गए हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट जो है लखा विलेज जो है जैसलमेर वहाँ से लाया गया है, वुड जो है वो यहाँ पर नागपुर से लाया गया है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें लाई गई है। गांधी जी का स्टैचू जो है यहाँ पर, महात्मा गांधी का ओरिजिनली यहाँ पर मेन एंट्रेंस जो है पार्लियामेंट का वहाँ पर रखा गया था, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके साथ साथ यहाँ पर हमको बेसिकली आप देखो नेशनल सिंबल जो है, नेशनल एम्बलम लायन अशोक कैपिटल वो भी देखने को मिल रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। सत्यमेव जयते जो है वो भी देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ यहाँ पर डिजिटल जो है वो जा रहे हैं, जो गैलरीज है बिल्डिंग में वो देखने को मिल रही है ना, वास्तुशास्त्र के हिसाब से है। एंड उसके साथ साथ फॉकॉल्ड पेंडुलम जो है वो भी हमको देखने को मिल रहा है। ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में है। इट टेक्स 49 और 59 मिनट 18 सेकंड टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट होने के लिए उसको इतना वक्त लगता है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, राष्ट्रपति वन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ साउथ ब्लॉक पूरा यहाँ पर आ रहा है। किंग जॉर्ज फाइव ने अनाउंसमेंट की थी दिल्ली दरबार में टू शिफ्ट कैपिटल इंडिया की दिल्ली में शिफ्ट करेंगे 1911 में, पहले कोलकाता थी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक फैक्ट्स आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर जो सिंगल है ये देकर यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो ये क्या है, तो छोला पीरियड में अगर हम देखते हैं जो सिंगल है इसको डिराइव किया गया फ्रॉम तमिल वर्ड सीमेई, जिसका मतलब है राइटियसनेस। काफ़ी ऐसा हो रहा है ना कि भाई जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने ये देकर पावर ट्रांसफ़र की थी, तो यहाँ पर ये कई बार बोला जा रहा है कि पावर ट्रांसफ़र हो गई है, अब यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ऐसा नहीं है, राइटियसनेस जो है वो यहाँ पर बेसिकली दर्शाता है। गोल्ड का बनाया गया है ना। ऑथोरिटी इन छोला एम्पायर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब एग्जाम के लिए यहाँ पर छोला एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोला एम्पायर पे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो बिफोर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी सिंगल जो है वो हमको देखने को, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है नेहरू ने यहाँ पर रेसिडेंस इन दिल्ली जो है वहाँ पर रखा था, है ना, आनंद भवन म्यूजियम में हमको देखने को मिलता है। तो ये पावर ट्रांसफ़र के टाइम पर किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में अगर हम देखते हैं तो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इसका मीनिंग जो है इंडियन डेमोक्रेसी इज रूटेड इन एंशिएंट ट्रेडिशन, ये सिंगल जो है उसका बेसिक मतलब है। कंस्ट्रक्शन जो है 1921 में हुआ था और 1927 में कंप्लीट हुई थी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, ठीक है। एडविन ने इसका आर्किटेक्ट जो है वो किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें भी आपके काम आ सकती है। तो ये पूरा हमारा इकोनॉमी सेक्शन, अपना पॉलिटी सेक्शन था। अब हम इकोनॉमी सेक्शन जो है उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन जो है उसमें कुछ ज़्यादा हमको न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर है ट्रीटमेंट वर्थ 61 करोड़ प्रोवाइडेड अंडर PMJAY स्कीम, ठीक है, जन आरोग्य स्कीम जो है उसके तहत यहाँ पर इतना ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया है, ऐसा बोला गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमको देखने को मिल रहा है कैंसर ट्रीटमेंट, इमरजेंसी केयर, है ना, क्योंकि सेकेंडरी एंड टर्शरी जो ट्रीटमेंट है वो दी जा रही है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है UPSC में, है ना। इसमें अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 49% ऑफ आयुष्मान जो रेसिपिएंट है, ठीक है, आर वुमेन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आयुष्मान भारत क्या है,
इज वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। फरवरी 2018 में लॉन्च की गई थी। 5 लाख पर फैमिली जो है फॉर सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी सेक्टर, इसके लिए यहाँ पर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो इसमें कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस जो है वो दिया जाएगा। सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है वो दी जाएगी। बेनिफिशियरी सोशो इकोनॉमिक जो है वो बेनिफिशियल यहाँ पर रहेंगे, है ना। एंड नोडल एजेंसी जो है हेल्थ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये नोडल एजेंसी रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें ये आपने पहले ही पढ़ी होगी इस पर, क्योंकि यूपीएससी में पिछले साल क्वेश्चन भी आया था। काफ़ी चैलेंजेस भी, बर्डन ऑफ कॉस्ट है, कोऑपरेशन ऑफ स्टेट, कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है कैबिनेट नोट फॉर सेकेंड फेज ऑफ CITIIS प्रोग्राम। तो ये CITIIS प्रोग्राम जो है बेसिकली क्या है, तो इसको अप्रूव किया गया है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को अप्रूव किया है सेकेंड फेज ऑफ सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ठीक है, प्रोजेक्ट इसमें एम क्या है, ताकि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म जो है वो लाया जा सके। इंटीग्रेटेड क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब स्मार्ट सिटी जो हम कर रहे हैं उसके एम्बिट में, कि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट भी हो, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म जो है वो भी यहाँ पर लाया जाए, मतलब एक स्टेप और हम आगे जाए। यहाँ पर सपोर्ट करना है हमें कॉम्पिटिटिवली सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स, सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करना है, मतलब एक यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया गया, देन उसके बाद दूसरा वो प्रोडक्ट यूज हुआ, अगेन उसको रिसाइकल किया गया, अगेन ये प्रोडक्ट जो है वो यूज हो रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी जो उसमें आनी चाहिए। देन यहाँ पर फोकस जो है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पे देना है, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म पर देना है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग जो है वो यहाँ पर करना है। मेजर कंपोनेंट इसके क्या है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर 18 स्मार्ट सिटीज जो है, देखिए सभी पूरे देश पर लागू हो रहा है, ऐसा आया तो स्टेटमेंट गलत रहेगा। इंटरवेंशन एट ऑल सेंटर, स्टेट एंड सिटी लेवल, यहाँ पर गवर्नेंस जो है वो सही हो। अकेला कोई कर रहा है कि नहीं, पार्टनरशिप में हो रहा है। इसमें 4 यूरोपियन फर्म आ रही है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, देन क्रिटिस्टन, ये नाम क्या है इसका, KFW, यूरोपियन यूनियन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, तो ये सब यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, देन गवर्नमेंट कॉल फॉर अप्लीकेशन ऑन सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इससे सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मतलब होता है मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहा है। इंसुलेटर मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने दे रहा है। सेमीकंडक्टर मतलब इन दोनों के बीच का, होने भी दे रहा है नहीं भी होने दे रहा है, होने भी दे रहा है नहीं भी होने दे रहा है ना। तो ये प्योर एलिमेंट हो सकता है, सिलिकॉन या ग्रामियम कंपाउंड भी हो सकता है, गैलियम, आर्सेनाइड, कैडमियम, है ना। इंडिया करंटली इंपोर्ट करता है सभी चिप्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर अगर आप देखोगे ना सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है सभी जगहों पर। तो इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा, इंडिया में इतना मैन्युफैक्चर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेमीकंडक्टर जो है उसको सही तरीके से, इसलिए इंपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है ना। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है सेमीकंडक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देने की, कि भाई हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो है उसके इसके लिए दे, है ना, ताकि तुम प्रोड्यूस करो ज़्यादा से ज़्यादा। नीड क्या है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, भाई यहाँ पर सब जगह यूज़ हो रहा है, ये सेमीकंडक्टर हर जगह आ रहा है। आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देख लो, कहीं पर भी देख लो, ये यूज़ हो ही जा रहा है। इसलिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है ये हमारे लिए। तो इसलिए इसको यूज़ करना, इसको हमारे यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पैसे बचे, इंपोर्ट जो है वो यहाँ पर बचे, है ना। तो ये डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। इंडस्ट्री अमेरिका में, ताइवान में, साउथ कोरिया में ज़्यादा ये है, जर्मनी जो है वो भी इमर्ज हो रहा है इसमें। चैलेंजेस क्या है, हाई इन्वेस्टमेंट लगती है ना, मिनिमल फिजिकल सपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम सपोर्ट मिलता है, एंड फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी जो है वो भी बहुत कम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर की प्लेयर इंडिया का लिए बनना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हम यहाँ पर सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। सफिशिएंट फिजिकल सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए, मैक्सिमम सेल्फ रिलायंस जो है वो बनने के लिए, और बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं 3 कंपोनेंट, हार्डवेयर, डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन, है ना, उसमें यहाँ पर सही तरीके से काम आना चाहिए। सेंटर यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंटर यहाँ पर जो कोल है, ठीक है, कोल उसके स्टेक बेच रहा है। ये भी क्वेश्चन अभी आया था 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, कोल के ऊपर क्वेश्चन आया था, याद है आपको, है ना। तो अब यहाँ पर कोल के ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्या है भाई साहब, कोल में मोस्ट इंपॉर्टेंट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है इंडिया में, 55% कंट्री एनर्जी नीड आया था ना, यूरेनियम जो है ना, इस तरीके से आया यूरेनियम कोल के बीच में। तो यहाँ पर 55% कोल पर डिपेंडेंट है एनर्जी नीड्स के लिए।
है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन राइज हो रही है, इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है, कोल जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, कोल रिजर्व जो है सही तरीके से जो कोल काम है वो मिल नहीं रहे हैं, इम्पोर्ट हमको ज़्यादा करना पड़ रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। इम्पोर्ट जो है कोल का, कोल फ्रीली इम्पोर्टेड, कोल कैन बी फ्रीली इम्पोर्टेड ओपन जनरल लाइसेंस बाय कंज्यूमर देमसेल्व्स, है ना। तो कोकिंग कोल जो है इज बी इम्पोर्टेड बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मेनली ब्रिज गैप बिटवीन रिक्वायरमेंट, कोल बेस्ड पावर प्लांट, सीमेंट कैप्टिव पावर प्लांट, ये सब जो है नॉन कोकिंग जो कोल है वो यहाँ पर लाते हैं। कोक इज इम्पोर्टेड मेनली बाय पिग आयरन मैन्युफैक्चरर्स, आयरन एंड स्टील सेक्टर, ठीक है। तो ये अलग अलग कौन कौन यहाँ पर बुलाता है वो है। कोल्ड रिजर्व अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर इतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इंडिया में अगर हम देखते हैं 5 स्टेट, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब कैटेगराइजेशन जो है रिसोर्सेज का, वो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर कोल्ड रिसोर्सेज जो अवेलेबल है ओल्डर गोंडवाना में, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इंडिकेटेड या इन्फर्ड कैटेगरी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी कैटेगरी वाला कोल जो है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें एंथ्रासाइट है, ब्यूटेमिनस है, एंथ्रासाइट है, बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है 80 to 95, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है। ब्यूटेमिनस अगर आप देखोगे तो लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होता है, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब जो है। लिग्नाइट अगर आप देखोगे तो 45 to 55 कार्बन कंटेंट होता है ना। हाई मॉइस्चर कंटेंट, स्मोक देता है बर्न होने के बाद। राजस्थान, लखीमपुर, ये सब पीट जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वुड का कोल में। लो कैलोरीफिक वैल्यू, लेस देन 40% ऑफ कार्बन। तो ये कुछ चीज़ें आपको कोल के बारे में पता रहनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमारा हो गया। हिस्ट्री जो है कोल माइनिंग की वो हमको देखने को मिलती है, हिस्ट्री किस तरीके की रही है ना। तो यहाँ पर कंपनी इन रानीगंज कोल फील्ड अलॉन्ग विद वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर दामोदर। तो ये क्या है, जैसे हमको पोर्ट के बारे में पूछ लिया कि पहला ये क्या है, तो वैसे कुछ यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से आई थी, फर्स्ट किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ था, ये सब कुछ यहाँ पर है जो आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेशनलाइजेशन जो है कोल माइन का, जेनेसिस, नीड जो है स्टील इंडस्ट्रीज की बढ़ी, तो यहाँ पर नेशनलाइजेशन उसका होना जरूरी था। देन उसके बाद इसको और प्रायोरिटाइज, मतलब ठीक है आप सभी यहाँ पर सेक्टर में घुस सकते हैं, ऐसा सब कुछ यहाँ पर किया गया जो आप नॉर्मली यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। नेशनलाइजेशन 2 फेजेस में हुआ था। फर्स्ट इसमें कोकिंग कोल जो है माइंस उनको किया गया, देन कोकिंग कोल माइंस, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, है ना, ये सब हमें देखने को मिले। देन उसके बाद यहाँ पर हमें लिबरलाइजेशन देखने को मिला, जहाँ पर लिबरलाइजेशन के थ्रू फिर अब यहाँ पर कोल को भी लिबरलाइज जो है वो किया गया, है ना। अब जो कोल है वो इतनी अच्छी कंडीशन में हमें देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इसमें है। लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, एडिक्वेट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी है कोल की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो कोल है वो इतने अच्छे तरीके से हम यूटिलाइजेशन उसका नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स का कोल माइनिंग में और इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में इंडिया को अल्टरनेटिव इसमें भी जाने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है बेसिकली कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये हमारा इकोनॉमी हो गया। अब हम दूसरे इस पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम देखते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्राफीन जो है ये यहाँ पर काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला में हमें देखने को मिला, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफीन जो है ये क्या है, ठीक है, ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड का थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल जो है देखने को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी हीट दोनों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, थिनेस्ट, पतला है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है। इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर कंडक्ट करता है, तो मतलब यूटिलाइजेशन इसका कितना ज़बरदस्त होगा। 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है दैन स्टील और लाइटर भी है, तो मतलब यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है ना। ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है, इम्परमिएबल टू गैस है, पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रिसिटी को रिवोल्यूशनलाइज ये कर सकता है। तो इतनी ज़बरदस्त इसमें ताकत यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो ग्राफीन अगर आप देखोगे तो ये सारे इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब ग्राफीन का यूटिलाइजेशन बहुत सारी जगहों पर हो सकता है। अब ये इनोवेशन सेंटर जो केरला में आया है वो यहाँ पर सेफ हेवन जो है न्यू आइडियाज़ के लिए बनाया जा रहा है, जिससे इनोवेशन हो सके, क्रिएशन हो सके, शेयरिंग हो सके, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, सभी जगहों पर ग्राफीन का यूज़ हो रहा है। मतलब वो एरोस्पेस हो जाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो जाए, बैटरीज हो जाए, एनवायरमेंट हो जाए, देन उसके बाद यहाँ पर जो कोविड है उसके टाइम पर भी बोलिए, एरोस्पेस बोलिए, वहाँ पर भी। इनफैक्ट अगर हम डिफेंस बोले
तो डिफेंस में भी इसका यूज़ जो है वो हमको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाईली सेंसिटिव है, इलेक्ट्रो एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए, एनवायरमेंट जो चेंज होता है उसमें हाईली सेंसिटिव है, इसलिए जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस है, रेडिएशन है, उसको सही तरीके से बता सकते हैं। ग्राफीन जो है वो प्रोडक्शन के मामले में अगर देखा जाए, चाइना ब्राज़ील जो है ग्लोबल लीडर्स है, ठीक है, ये हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया जो है वो भी अच्छा खासा काम कर रहा है इसमें, लेकिन इंडिया को और बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। तो ग्राफीन के फीचर्स आपको पता रहने चाहिए, ग्राफीन में कौन आगे है ये आपको पता रहना चाहिए, कहाँ कहाँ पर उसका इंप्लीकेशन हो सकता है ये आपको पता रहना, मेन्स परस्पेक्टिव से ये पूरा इंपॉर्टेंट है। वेनिस ऑफ वेस्ट कौन है? वेनिस ऑफ वेस्ट अगर आप देखोगे तो ये न्यूयॉर्क को बोला जाता है, ठीक है, न्यूयॉर्क को बोला जाता है, न्यूयॉर्क सिटी को। और इसने इतने बड़े बड़े जो स्काई स्क्रैपर बांधे उसी की वजह से वो खुद डूब रहा है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। अब इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक ही आर्टिकल है, चाइना की मिलिट्री डिप्लोमेसी साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया आपको पता है, साउथ ईस्ट एशिया में चाइना अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है ना। जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यूएसए के साथ, इसलिए वो चाहिए कि उसको जो साउथ ईस्ट रीजन है वो अच्छा हो, खासकर जो आसियान कंट्रीज़ है उनके साथ अपना वर्चस्व बढ़ाए। उसके लिए चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो ग्लोबल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस कर रही है काफ़ी। जो एक दूसरे के कंट्रीज़ के साथ होते हैं वो सब कुछ जो भी मतलब यहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए कुछ मिलिट्री वाली ये कर ली है ना, कुछ नेवी वाली कर ली, तो वो सारी जो है यहाँ पर वो करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली रिसेंटली बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है यहाँ पर की फ्रेंडशिप शील्ड जो है लाओस और चाइना के बीच में होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पर की गई। उसी के साथ आसियान कंट्रीज जो है उनके साथ अलग अलग तरीके से ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो 200 ट्रूप जो है अलग अलग तरीके से मेरी टाइम इसमें काम कर रहे हैं। गोल्डन ड्रैगन ड्रिल जो है वो यहाँ पर कंबोडिया के साथ किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो की जा रही है चाइना के द्वारा। और चाइना जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है, तो क्यों कर रहा है? ताकि अपनी डिप्लोमेसी यहाँ पर इंक्रीज कर सके, क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ पर मेरा दबदबा जो है, क्योंकि साउथ चाइना सी में मेरा दबदबा नहीं है, फिलीपींस मेरे अगेंस्ट में है, तो मेरा दबदबा कैसे बढ़ सकता है? मेरा दबदबा ऐसे ही बढ़ सकता है कि बाकी कंट्रीज को अपने साथ में लिया जाए। तो क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स से भी उसको थ्रेट नजर आ रहा है। क्या ये हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आसियान कंट्रीज जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। 1 नवंबर आसियान समिट कंबोडिया जो है उसने यहाँ पर अग्री किया कि हाँ भाई यहाँ पर चाइना जो है उसके साथ हम आएंगे। देन चाइना का हेवी बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो इंडोनेशिया ने वेलकम किया। म्यांमार जो है वो भी यहाँ पर पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक जो इनरोड्स है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। आसियान अगर हम देखते हैं तो क्या है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है। उनका मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है आसियान डे, ठीक है। इंडिया के साथ भी उसका अच्छा वर्चस्व है। तो ये सारी कंट्रीज आसियान ग्रुप की देखने को, सेक्रेटरीट उसका इंडोनेशिया जकार्ता में है। आसियान कम्युनिटी में आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी हमको देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीलेरेट हो सके, उनकी इकोनॉमी जो है सही तरीके से हो, सोशल प्रोग्रेस उनकी हो, कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो उनका हो सके, रीजनल पीस वहाँ पर हो, स्टेबिलिटी हो, है ना। जो एक्टिव कोलैबोरेशन है एक दूसरे के साथ मिलकर वो करते हैं, मतलब बेसिकली इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल पर्सपेक्टिव से, और जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, इन सभी पर्सपेक्टिव से आसियान कंट्रीज को साथ मिले, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ को प्रमोट करना है, जो कोऑपरेशन है वो यहाँ पर करने हैं। तो ये हमको यहाँ पर बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेन उनका क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, इक्वालिटी पर। एवरी स्टेट नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस रहना चाहिए, नो इंटरफेरेंस होना चाहिए, सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस होने चाहिए, थ्रेड जो है उससे बचना है, कोऑपरेशन बढ़ाना है। पंचशील याद है आपको, थोड़े बहुत उसमें से लिए गए हैं। इंडिया और आसियान अगर आप देखोगे तो इंडिया का आसियान की पिलर है फॉरेन पॉलिसी में, सेपरेट मिशन, है ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर होता है, मतलब 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान इंडिया का। एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, सोशो कल्चरल कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा होता है, फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, है ना। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंडिया के साथ ये अपना सिग्निफिकेंस बरकरार रखता है। इंडिया को क्लोज डिप्लोमेटिक रिलेशन आसियान के साथ बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है, कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं इंडिया के, काफ़ी चल भी रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड। तो ये सारे जो हमें कोलैबोरेशन है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा हमारा आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस था।
काफ़ी डिटेल में मैंने ये लिया है, क्योंकि क्या है कि आपको बेसिक क्रक्स समझ में आना चाहिए जो हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके नहीं, नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। और हमें हमने देखा है यूपीएससी 2023 कैसा है, उस हिसाब से ऐसे ही होगा। तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको क्या लग रहा है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।